नमस्कार, इंडिया 360 डिग्री में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। दिल्ली में तैनात पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित को विदेश मंत्रालय ने तलब किया है। विदेश मंत्रालय के सचिव एस जयशंकर ने बासित को समन भेजा। उरी हमले पर पाक उच्चायुक्त को दिया था समन। कहा जाए कि सीधे तौर पर उनको तलब किया है तो शायद गलत नहीं होगा। विदेश सचिव एस जयशंकर ने भेजा था समन। भारत के विदेश सचिव डॉक्टर एस जयशंकर ने आज पाकिस्तान के उच्चायुक्त श्री अब्दुल बासित को विदेश मंत्रालय में बुलाकर यह याद दिलाया कि पाकिस्तान सरकार ने जनवरी 2004 में एक महत्वपूर्ण वचन दिया था कि वो अपनी जमीन अथवा अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र को भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगी। इस वचन का लगातार बढ़ रहा उल्लंघन चिंता का गंभीर विषय है। उरी में हुआ आतंकवादी हमला ये दर्शाता है कि पाकिस्तान में आतंकवाद का ढांचा सक्रिय बना हुआ है। हम ये मांग करते हैं कि पाकिस्तान सार्वजनिक रूप से दिए गए अपने वादे को पूरा करे और भारत के खिलाफ आतंकवाद को दिए जा रहे समर्थन और उसके प्रायोजित करने से बाज आए। इस साल पठानकोट एयरबेस पर हमले के बाद से सशस्त्र आतंकवादियों द्वारा भारत पर हमला करने के उद्देश्य से नियंत्रण रेखा तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। नियंत्रण रेखा अथवा उसके आसपास ऐसे 17 प्रयासों को विफल किया गया है, जिसमें 31 कड़े शब्दों में बोल दिया गया है कि आप अपने ढांचे का इस्तेमाल आतंकवादियों को न करने दें। उरी हमले पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने बड़ा बयान दिया है। पर्रिकर ने दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, पहली बार कि उरी में सुरक्षा को लेकर चूक हुई है। उन्होंने कहा कि जरूर कुछ गलतियां हुई हैं, सुनिश्चित करेंगे इसे दोहराया ना जाए। उन्होंने देश को भरोसा दिलाया है कि प्रधानमंत्री का यह बयान कि उरी हमले के गुनहगार नहीं बख्शे जाएंगे, ये सिर्फ बयान नहीं रहेगा, गुनहगारों को सजा जरूर मिलेगी। उन्होंने कहा कि मैं बात करने से ज्यादा काम करने में भरोसा करता हूं। We will definitely find out what went wrong. Also take steps to ensure that it doesn't go wrong again. And also I think the country needs to ensure that the wrong repetition of wrongs does not it does not repeat again and again. I don't think the Prime Minister's initial word that those who are responsible will be punished will go as just a mere statement. How to punish, that is for us to work out. We are quite serious about it. उरी में हुए आतंकी हमले की एनआईए जांच में जैश ए मोहम्मद के मौलाना मसूद अजहर, काशिफ जान, रऊफ असगर पर सुई टिक गई है। शुरुआती जांच के मुताबिक सो रहे 18 सैनिकों पर हमले की साजिश में ये तीनों मास्टरमाइंड थे, जिन्हें किसी भेदिए का साथ मिला। ये देश के बहादुर जवान के हौसलों की तस्वीर है। उरी के आर्मी ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर हमले के 3 दिन बाद उरी सेक्टर के लाचीपुरा इलाके में आर्मी के जवान दुश्मनों से लोहा ले रहे हैं। मंगलवार को 10 से 15 की तादाद में आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। करीब 10 आतंकियों को ढेर कर फौज ने दुश्मनों के मंसूबों को नाकाम कर दिया। हालांकि ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। रविवार को उरी में सेना शिविर में आतंकी हमले के बाद नियंत्रण रेखा पर काफी तनाव बना हुआ है। हम इस वक्त दरअसल जो लच्छीपुरा नियंत्रण रेखा का इलाका है उरी में, वहां पर है जहां कल काफी देर तक गोलीबारी चली थी। वहां पर फायर हुआ है, आवाज हमें सुना है, लेकिन ये पता नहीं है कि पाकिस्तान का गोलाबारी हो गया या हिंदुस्तान का, हमें वो पता नहीं है। लेकिन हमने 1 बजे से बैद में जनाब गोला बारूद जनाब चलता रहा, आवाज चलता रहा, हम सुनते ही रहे। एनकाउंटर का एक और मोर्चा हंदवाड़ा के नौगांव में भी खुला हुआ है, जहां 4-5 आतंकियों को सुरक्षा बल के जवानों ने घेर रखा है। यहां मुठभेड़ में कल एक जवान शहीद हो गया। इसी बीच उरी हमले की एनआईए जांच को लेकर नई जानकारी सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच में एनआईए को यकीन हो चला है
कि जैश मोहम्मद के आतंकी काशिफ जान, रऊफ असगर और मौलाना मसूद अजहर इस साजिश के मास्टरमाइंड थे। गौरतलब है कि काशिफ जान पठानकोट हमले में भी शामिल था। सूत्रों के मुताबिक भारत जल्द ही इन तीनों को सौंपने की मांग करेगा। यही नहीं, एनआईए को शक है कि जैश को घर में किसी भेदिये से भी मदद मिली है, जिसने आतंकियों को पनाह दी और जवानों के मूवमेंट के बारे में जानकारी लीक की। उरी से अशरफ वानी के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। आम आदमी पार्टी आज कई मुसीबतों से दो चार होती रही। महिला आयोग भर्ती विवाद में केजरीवाल का नाम उछला तो विधायक भी गिरफ्तार हो गए। उधर डीआरसी अध्यक्ष की नियुक्ति रद्द कर दी गई, लेकिन केजरीवाल तो भड़के केस में खुद के नाम से। एफआईआर क्यों हुई है, इसके तथ्य क्या है, इस पे चर्चा जरूर रहनी चाहिए। विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाएंगे जिसमें इस एफआईआर के पीछे का पूरा षड्यंत्र देश के सामने रखेंगे। एक बार फिर पीएम मोदी पर बरस रहे हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के सीएम खफा हैं कि दिल्ली महिला आयोग में कथित भर्ती घोटाले में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के खिलाफ दर्ज केस में उनका नाम क्यों डाला गया। इन सवालों के जवाब में केजरीवाल को पीएम का चेहरा नजर आ रहा है। बहुत ऊपर से अप्रूवल होती होगी, प्रधानमंत्री की सहमति के बिना तो किसी मुख्यमंत्री का नाम ऐसी एफआईआर के अंदर तो नहीं आता। तो जाहिर है कि ये प्रधानमंत्री जी के इशारे पे की गई है। केजरीवाल इस कदर गुस्से में हैं कि उन्होंने एफआईआर पर चर्चा के लिए दिल्ली विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाने का मन बना लिया है। लेकिन केजरीवाल के आरोपों को ना तो एसीबी तवज्जो दे रही है और ना ही बीजेपी। फिलहाल अभी तो एफआईआर हुई है, फिर जांच चलेगी। नतीजा कब आएगा ये तो पता नहीं, लेकिन इस पर सियासी घमासान का दौर चलना तय है। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। सेक्स स्कैंडल में पूर्व मंत्री संदीप कुमार के बाद आम आदमी पार्टी के एक और विधायक सलाखों में चले गए हैं। दिल्ली पुलिस ने ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खां को यौन शोषण के केस में गिरफ्तार कर लिया है। साकेत कोर्ट ने उन्हें एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सेक्स स्कैंडल में आम आदमी पार्टी का एक और विधायक गिरफ्तार। आप विधायक अमानतुल्लाह खान गिरफ्तार। अमानतुल्लाह पर रिश्तेदार से यौन शोषण का आरोप। आखिरकार गिरफ्तारी से नहीं बच पाए ओखला के विधायक अमानतुल्लाह खान। ये तस्वीर सरिता विहार थाने की है। तस्वीर में आप पुलिस के बीच बैठे अमानतुल्लाह खान को पहचान सकते हैं। एक रिश्तेदार के यौन शोषण के आरोप में पूछताछ के लिए बुधवार को उन्हें सरिता विहार के डीसीपी ऑफिस में बुलाया गया। बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मैं मिलने आया था, मुझे धर लिया। जिस केस में विधायक की गिरफ्तारी हुई है वो जामिया नगर थाने में अमानतुल्लाह के खिलाफ उनके साले की पत्नी ने ये केस दर्ज कराया था। आप विधायक पर धारा 354 यानी छेड़खानी, धारा 506 यानी धमकी देना, धारा 498A यानी दहेज उत्पीड़न, धारा 509 महिला अधिकारों का हनन और धारा 120B यानी साजिश रचने का मामला दर्ज कराया गया है। अमानतुल्लाह की गिरफ्तारी की खबर जैसे ही फैली, बड़ी तादाद में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। उन्होंने दिल्ली पुलिस के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की और बदले की भावना में कार्रवाई करने का आरोप लगाया। जहां तक अमानतुल्लाह का सवाल है तो 3 महीने में उन्हें किसी महिला की शिकायत पर दूसरी बार गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले 24 जुलाई को जसोला की एक महिला की बदसलूकी की शिकायत पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। दिल्ली के प्रधानमंत्री के आवास को नया पता मिल गया है। 7 RCR की जगह इसका नाम बदल दिया गया है लोक कल्याण मार्ग। जो लोगों की शिकायत रही और जो लोगों की अमूमन जो शिकायत रहती है कि घटना हो जाए तो पहले तो फोन नहीं उठता, और अगर फोन उठ जाए तो समय पर पुलिस नहीं पहुंचती, और अगर पुलिस पहुंच भी जाए तो कई बार FIR दर्ज नहीं होती है। मैं ये भरोसा दिला सकता हूं 100 नंबर डायल चालू हो जाने के बाद जो अक्टूबर के अंत तक हम शुरू कर पाएंगे। हालांकि कोई ये कह सकता है कि अब कैसे चालू हो पा रहा है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि सालों साल की 1.5-2 साल की मेहनत के बाद, क्योंकि ये टीम्स कई जगह गई, न्यूयॉर्क गई और जगह भी जहां बहुत अच्छा इमरजेंसी नंबर चल रहा है पुलिस के लिए, इस तरह की व्यवस्था है वहां देख करके आए।
डायल 100 शुरू होने के बाद कोई ये शिकायत नहीं कर पाएगा कि पुलिस की भाषा या व्यवहार खराब था। डायल 100 नंबर शुरू होने के बाद ये शिकायत भी खत्म होगी कि उनका फोन नहीं उठा। डायल 100 शुरू हो जाने के बाद ये शिकायत भी दूर करने में हम कामयाब होंगे कि पुलिस समय पर मौके पर पहुंची है। इसके साथ साथ जो अक्सर शिकायत रहती है कि एफआईआर दर्ज नहीं होती है, मैं ये भरोसा दिला सकता हूँ कि 100 नंबर शुरू हो जाने के बाद, इस व्यवस्था को शुरू होने के बाद उनकी एफआईआर भी दर्ज होगी और तुरंत कार्रवाई भी करने का फैसला पुलिस लेगी। राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है सर, उसको लेकर अमर सिंह को महासचिव बनाया गया है सर, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? आज मैं सरकार के डायल 100 पर बोलने आया हूं और सरकार के इसी तरह तमाम योजनाएं जो हैं, जो जिम्मेदारी समाजवादियों की है, सरकार में मौका मिला तो कम से कम ये चीजें जमीन पर आए और जनता को इसका लाभ मिल सके। मैं हर दिन या कोशिश करूंगा कि जो सरकार के काम रुके हुए हैं या जिनमें गति देनी है, कोशिश होगी चुनाव से पहले उन कार्यों को पूरा किया जाए और जनता के सामने इन कामों को रखा जाए। बिहार के गोपालगंज में गंडक नदी के कटाव की वजह से काला मठीनिया गांव का पंचायत सह किसान भवन ताश के पत्ते की तरह ढह गया। 2 मंजिला भवन बाढ़ के दौरान सैकड़ों लोगों के लिए शरणार्थी स्थल हुआ करता था, लेकिन आज सुबह महज 8 सेकंड में गंडक के कटाव की वजह से 2 मंजिला भवन पूरी तरह से ढह गया और इस पंचायत भवन का निर्माण तत्कालीन सांसद साधु यादव ने कराया। वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक।